हेलो एवरीवन। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेक्नो इंडिया स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके रखा है क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। तो मैंने अभी एक एक क्वेश्चन को मैं बस एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से कैसे हो सॉल्व हो रहा है। ओके। और आप लोगों को ये जो पीडीएफ है, जो मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है, ये वाला जो क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मिल जाएगा, या तो फिर हमारा जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है फर्स्ट ईयर मैथ्स के लिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है। इफ़ 3 इंटू दिस डिटर मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। तो अभी सबसे पहले तो गिवन करके इस इक्वेशन को लिखना है। गिवन करके जो इक्वेशन है इसको लिखना है। फिर मैंने क्या किया कि ये जो 3 इंटू ये जो मैट्रिक्स है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3x, 3 से y को मल्टीप्लाई 3y, 3z एंड 3t। और अब इन दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं प्लस करूं तो ये जो हमारा इसमें जो 4 है, 4 और इसमें है हमारा 2, 4 और 2 मिलके बनेगा 6, 3 और 6 मिलके बनेगा 9, 5 और 4 मिलके बनेगा 9, 0 और 12 मिलके प्लस करने से 12 मिलेगा। अब जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर, दोनों मैट्रिक्स को अगर मैं कंपेयर करूँ, इसमें 3x इक्वल्स टू बनेगा 3x इक्वल्स टू बनेगा 6, डेट मीन्स 3x इक्वल टू 6, यहाँ से x का वैल्यू 2 बन रहा है। और 3y इक्वल टू 9, यहाँ से y का वैल्यू 3y इक्वल टू 9, y का वैल्यू 3 बन रहा है। 3z इक्वल्स टू 9 और z इक्वल्स टू 3 बन रहा है। और 3t इक्वल्स टू 12, डेट मीन्स 3t इक्वल्स टू 12, डेट मीन्स t इक्वल टू 4। इस तरह से हमें एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मैंने करेक्शन किया, क्योंकि ये जो है मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट बोला गया है। एक्चुअली आइडेम्पोटेंट किसको कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करने से, डेट मीन्स ए इंटू ए करने से अगर सेम मैट्रिक्स बन रहा है, अगर सेम मैट्रिक्स बन रहा है तो इसको आइडेम्पोटेंट कहते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें स्क्वायर करने से सेम ए मैट्रिक्स नहीं बन रहा है, तो वो क्या होगा, नॉट आइडेम्पोटेंट। तो मैंने बस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया कि चेक दिस मैट्रिक्स इज एन आइडेम्पोटेंट। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर करने से, मतलब ए इंटू ए करने से अगर ए बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट कहते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें स्क्वायर करने से नहीं बन रहा। जैसे यहाँ ए मैट्रिक्स है, मैंने लिखा, फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स, दोनों को मैंने लिखा मैंने। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 इंटू 2, -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, फिर 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है सेम रो से, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू -2, मैंने 2 इंटू -2 लिखा। फिर -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, फिर 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 लिखा। फिर नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है इसको भी सेम फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू, डेट मीन्स 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, फिर माइनस नेक्स्ट एलिमेंट 2 इंटू, सॉरी -2 इंटू 4, तो -2 इंटू 4, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 4 इंटू -3, 4 इंटू -3। ओके। तो फर्स्ट रो से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हमें करना है सेकंड रो से। सेकंड रो से अगेन सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो किसको मल्टीप्लाई करना है, अगेन फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 इंटू 2, -1 इंटू 2, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1। ओके। नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 कर दिया। ठीक है।
अब नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट कॉलम, ये हमारा नेक्स्ट कॉलम अगेन सेकेंड रो से। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 -1 -1 इंटू, हाँ -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, फिर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस करके, फिर 4 इंटू -3, ठीक है, 4 इंटू -3। इस तरह से हमें थर्ड रो से भी रिपीट करना है, थर्ड रो से अगेन रिपीट करना है। थर्ड रो से अगर इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला लाइन बनेगा। सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो से, ओके, थर्ड रो जो हमारा इसमें थर्ड रो बन रहा है, इससे फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बनेगा। फिर सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला लाइन बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से बनेगा। मतलब रो से कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। अब हम अगर मैं इनको प्लस कर दूँ, इनको काउंट करूँ तो ये 10 बनेगा, इनको काउंट करूँ तो क्या बनेगा, -18, इसको काउंट करने से -12, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने से -1, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने से 3, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने से -4, इसको कैलकुलेशन करने से 1, फिर नेक्स्ट -2 5। अब ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है, दिस नॉट इक्वल टू ए, सेम नहीं है। ए मैट्रिक्स जिस तरह से गिवन है, इसमें 2 -2 4 है, इसमें है 10 -18 -12। मतलब ये जो एस स्क्वायर करने से जो मैट्रिक्स बन रहा है, दिस नॉट इक्वल टू क्या है, -ए। ए मैट्रिक्स जैसा इक्वल नहीं बन रहा है। अगर इक्वल बनता है तो हम इसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट, लेकिन यहाँ नॉट इक्वल बन रहे हैं। सिंस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज़ नॉट आइडेम्पोटेंट। अगर इक्वल टू ए होता तो मैं इसको आइडेम्पोटेंट कहता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को शो करना है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये वाला जो QR कोड है, इसको ज्वाइन करके, स्कैन करके ज्वाइन करिए व्हाट्सएप चैनल में, उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को सम करना, एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें सम करना है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में सम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या है, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ओके। ये जो ए प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज वो सिमेट्रिक पार्ट होता है, और ये वाला जो है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके, इसी थ्योरम को यूज़ करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जो गिवन मैट्रिक्स है इसको लिखा, फिर ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में लिख देना। ये जो 0 to 4 है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया 0 to 4, फिर -2 0 2 -2 0 2, फिर 4 -4 6 4 -4 6। मतलब जो भी रो है उनको कॉलम में लिख देना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज करना आसान है, बहुत आसान है। जस्ट रो को कॉलम में लिख देना है। जो भी रो है, जैसे ये वाला रो है, या तो ये वाला रो है, इसको कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया, ट्रांसपोज हो गया। ओ नो दैट करके हमें लिखना है जो हमारे पास थ्योरम पता है। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसमें ये वाला पार्ट जो है, इसको मैंने पी नाम रखा है, और ये वाला पार्ट जो है इसको क्यू नाम रखा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। और पी मतलब क्या है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो कि सिमेट्रिक होता है, और क्यू वाला जो पार्ट है जो कि हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब इसमें P इक्वल टू, अभी अलग अलग हमें करना क्या है, P और Q को कैलकुलेट करना है। P मतलब हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है, तो हाफ ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, और ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, जो कि हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पर, ट्रांसपोज, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर देना है। दोनों को प्लस करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर होता है हमारा 0, और यहाँ 0 0 प्लस 0 0 होगा, 2 और -2, इसमें थोड़ा, हाँ 2 -2 प्लस करने से क्या होगा, 0 होगा। फिर 4 और 4 ऐड करने से 8 होगा, -2 2 क्या होगा, 0 होगा, 0 0 0 होगा, 2 -4 -2 होगा,
इसी तरह से बाकी नंबर को भी ऐड कर देना है। तो इस तरह से हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स, और हाफ मतलब क्या है, सारे के सारे एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के अंदर सबको 2 से डिवाइड करना है। और अगर यहाँ 0 है, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बनेगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही बनेगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बनेगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बनेगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 बनेगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बनेगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 बनेगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बनेगा। तो दिस इज सिमेट्रिक, जो कि हमारा पी मैट्रिक्स है। ओके, क्यू मैट्रिक्स क्या है? अगेन ए और एम, ए ट्रांसपोज, ये हमारा ए मैट्रिक्स है और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को लिखा, और यहाँ क्या है, माइनस साइन, मतलब हमें माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे? यहाँ 0 है, 0 है, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस -2 मतलब क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो यहाँ 4 बन गया, ठीक है। ये 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या होगा? 0 होगा। -2 -2 मतलब -2 मतलब क्या बनेगा? -4 बनेगा। तो -4 हो गया। 0 माइनस 0 0 हो गया। 2 माइनस 4, ये क्या है? -4। तो 2 माइनस 4 क्या बनेगा? 2 + 4, 2 + 4 मतलब क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 6 हो गया। क्लियर? बाकी जो है थोड़ा अभी मैं, क्योंकि सॉल्व करके रखा है मैंने, थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो यहाँ 4 4 4 माइनस 4 0 होगा, यहाँ -6 बनेगा, बाकी माइनस करने से इस तरह से ये बनेगा। और जैसे कि हाफ है, तो हाफ से क्या करना है? बाकी सबको, ये जो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको 2 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करूँ तो 0, 4 को डिवाइड करूँ तो 2, 0 को डिवाइड करूँ तो 0, -4 को डिवाइड करो तो -2, 0 को डिवाइड करो तो 0, 6 को डिवाइड करने से क्या होगा? 3, 0 को डिवाइड करने से 0, -6 को डिवाइड करने से -3, 0 को डिवाइड करने से 0, ठीक है। इस तरह से बन रहा है। सो ये जो क्यू मैट्रिक्स बन रहा है 2 से डिवाइड करने के बाद, विच इज़ क्यू सिमेट्रिक। अब हमें करना क्या है? ये जो पी और क्यू दोनों मैट्रिक्स हमें मिल गया। अभी इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 क्या था? पी ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी मीन्स हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यू मीन्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। पी क्या है? सिमेट्रिक, क्यू क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी फ्रॉम 1 करके, फ्रॉम 1 वी गेट ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, ए मैट्रिक्स, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमारा पी मैट्रिक्स है, और ये क्यू मैट्रिक्स जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। पी मैट्रिक्स हमारा जो है, दिस इज पी मैट्रिक्स एंड दिस इज क्यू मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू करके प्लस कर दिया मैंने, विच एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद ये लाइन लिखना है, मतलब मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एडजॉइंट करना है, एडजॉइंट निकालना है ए मैट्रिक्स का। ये जो हमारा ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट बेसिकली क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं जो कि जितने भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ 1 है, ठीक है, 1 का रो और कॉलम को हटा देते हैं, जो बाकी एलिमेंट होता है -1 1 -1 1 3 -1, इसको मैंने लिख दिया। फिर उसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा? 2 है, और 2 का रो और कॉलम को हटा देते हैं, बाकी 1 1 2 -1 1 1 2 -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है कि पोजीशन साइन को लिखना होता है। जैसे पोजीशन साइन किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन साइन प्लस, ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन साइन माइनस, नेक्स्ट है प्लस, इसके लिए पोजीशन साइन माइनस, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है, ठीक है। तो अभी करना क्या है कि जो सबसे पहले तो अच्छा, यहाँ हर एक एलिमेंट का, जैसे ज़ीरो जो है, ज़ीरो का रो और कॉलम को हटा दिया मैंने, बाकी एलिमेंट को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 के लिए भी 2 का रो और कॉलम को हटा दिया, जो 1 1 2 -1 1 1 2 -1 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा ज़ीरो और ज़ीरो का रो कॉलम हटा देते हैं, बाकी जो 1 -1 2 3 1 -1 2 3 इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से हर एक एलिमेंट का 1, जैसे यहाँ 1 का रो और कॉलम को हटा दिया मैंने, 2 1 3 -1, तो 2 1 3 -1 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ साइन जो है
जैसे मैंने यहाँ साइन क्या रखा है, मैंने यहाँ साइन पॉजिटिव मतलब प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस, मैंने क्या बताया साइन कैसे चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ साइन क्या है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो इस तरह से साइन को भी लिखना है और बाकी हर एक एलिमेंट का रो कॉलम हटा के जो जितने भी एलिमेंट है सबको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ टू है, टू का अगर मैं रो और कॉलम को हटा दूँ तो यहाँ होता है हमारा जो है 2 1 -1 1, तो मैंने यहाँ 2 1 -1 1 लिख दिया। फिर थ्री यहाँ पर बनता है 3, और 3 के लिए हमारा जो रो और कॉलम है इनको हटा देते हैं 1 1 1 1, ठीक है। बाकी एलिमेंट क्या है 1 1 1 1, ठीक है। बाकी एलिमेंट को मैंने यहाँ लिख दिया और साइन क्या है नेगेटिव, क्योंकि पोजीशन साइन नेगेटिव होता है। इस तरह से हर एक एलिमेंट का रो कॉलम हटा के हमें लिखना होता है और पोजीशन साइन को लिख देना है। तो दिस इज़ कॉल्ड कोफैक्टर ऑफ ए। और कोफैक्टर निकाल के फिर हमें करना क्या है, इसका ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है। हर एक एलिमेंट का रो कॉलम हटा के लिखना है। अब ये जो 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट बेसिकली कैसे होता है कि फर्स्ट ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ठीक है, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 क्या होता है 1, माइनस ये वाला डायगोनल 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो 1 - 3 क्या होता है 1 - 3 -2, तो मैंने यहाँ -2 लिख दिया। फिर उसी तरह से नेक्स्ट जो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 क्या होता है -1, माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, तो क्या बनेगा -3, ठीक है। लेकिन यहाँ +3 ऐसा क्यों, क्योंकि इसके सामने ऑलरेडी ये जो -3 बन रहा है, ठीक है, और सामने क्या है एक माइनस है, तो माइनस ऑफ -3 मतलब क्या बनेगा 3 बनेगा, इसीलिए 3 बन गया। क्लियर। उसके बाद बाकी जो है नेक्स्ट 1 इंटू 3, 3 माइनस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 क्या होगा -2, तो 3 + 2, 3 + 2 क्या बनेगा 5 बनेगा, तो यहाँ बन गया 5, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 क्या होगा -2, माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, तो -2 -3 क्या होगा -5। लेकिन यहाँ 5 हो गया, ऐसा क्यों, क्योंकि सामने एक माइनस है, तो माइनस होने से माइनस माइनस क्या होगा +5 बनेगा, तो इसलिए 5 बन गया, 5 बन गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है और माइनस साइन को ध्यान रखना है, जो भी माइनस साइन है जहाँ पर भी माइनस साइन है उनको माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 0 हो गया, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोज करना है। अगर कोफैक्टर हो गया फिर उसको क्या करना है ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब जो भी रो है रो को कॉलम में लिख देना है। ये जो रो है सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ गया। सो दिस इज ट्रांसपोज। इसको कहते हैं क्या एडजॉइंट। एडजॉइंट का बेसिकली फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर ऑफ ए होल ट्रांसपोज। कोफैक्टर निकाल के रो कॉलम हटा के हर एक एलिमेंट का फिर जो भी वैल्यू बनता है उनको ट्रांसपोज कर देना है। इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं एडजॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट ये भी सेम क्वेश्चन ही है, एडजॉइंट निकालना है, सेम प्रोसेस में मैंने किया, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, अगर कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेना एडजॉइंट वाला, तो उसी तरीके से मैंने किया। क्लियर। नेक्स्ट जो है इन्वर्स। इन्वर्स अगर हमें एडजॉइंट निकालना आता है तो इन्वर्स का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है। इन्वर्स जो ए इन्वर्स होता है, ए इन्वर्स एक्चुअली फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। मतलब इन्वर्स निकालने के लिए बेसिकली हमें एडजॉइंट तो चाहिए और साथ में डिटर्मिनेंट भी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, फिर एडजॉइंट तो पहले अभी अभी जो क्वेश्चन किया हमने एडजॉइंट उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन करके ए मैट्रिक्स को लिखना है और हियर सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसको डिटर्मिनेंट में लिख देना है, डिटर्मिनेंट हो गया। और डिटर्मिनेंट मैंने जो डिटर्मिनेंट किया वो डिटर्मिनेंट बेसिकली हम किसी भी रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो या फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में किसी भी रो के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट मैंने एक्सपेंड किया वो बेसिकली मैंने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में किया। कैसे किया मैंने, फर्स्ट रो का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या 1। अच्छा यहाँ पोजीशन साइन जिस रो के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करेंगे उस रो का पोजीशन साइन ध्यान रखना है। जैसे ये फर्स्ट रो है,
फर्स्ट रो का पोजीशन क्या है, प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो का माइनस प्लस माइनस, थर्ड रो का प्लस माइनस प्लस। अभी जैसे कि हम फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं तो मुझे ये वाला साइन चाहिए, बाकी साइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, वो है हमारा 1, तो मैंने 1 लिख दिया। 1 इंटू 1 का जो रो और कॉलम है इसको हटा दिया, बाकी एलिमेंट क्या है, -1 1 3 -1 -1 1। अच्छा, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैंने मतलब -1 1 ये 3 होना चाहिए, इसमें मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। ये 2 लिख दिया, एक्चुअली ये 3 बनेगा, 3 -1, ओके। तो इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक्चुअली क्या होगा, तो फिर मैं इसको कैलकुलेशन में तो थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ। ये 3 बनेगा, ठीक है, -1 1 3 -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, -1 इंटू -1 क्या होगा, 1, माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा, ये 2 नहीं होगा, 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, ओके। सो 1 -3 होना चाहिए, ठीक है। बाकी एलिमेंट के लिए भी देखते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, और 2 का पोजीशन क्या होता है, माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिखा है, और -2 एलिमेंट क्या है, 2, और 2 का रो कॉलम हटा के लिखने से क्या होता है, 1 1 2 1 1 2 -1, तो मैंने 1 1 2 -1 लिख दिया। फिर एलिमेंट हमारे पास आता है क्या, जो एलिमेंट है हमारा 1, 1 का पोजीशन क्या है, +1, और रो कॉलम हटा के लिखने से क्या होगा, 1 -1 2 3, तो मैंने 1 -1 2 3 लिख दिया, ठीक है। बाकी एलिमेंट ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन में मैं और एक बार बता देता हूँ, जो फर्स्ट में इसमें जो थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, कि -1 इंटू -1 क्या होगा, 1, ठीक है, और फिर -3 इंटू 1 क्या होगा, 3, इस तरह से होगा। फिर -2 इंटू इसमें क्या होगा, 1 इंटू -1 क्या होगा, -1 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होना चाहिए, 2 इंटू 1 होना चाहिए 2, ठीक है, माइनस हो गया। फिर +1 इंटू इसमें 1 इंटू 3, इसमें भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 होना चाहिए +3, मैंने -3 लिख दिया, ये +3 होगा, +3 होगा। फिर माइनस, यहाँ एक्चुअली माइनस होना चाहिए, लेकिन ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 इंटू -1 क्या होना चाहिए, -2, तो माइनस माइनस क्या होगा, +2, ओके। सो आगे क्या होने वाला है कि 1 -3 बेसिकली, इसको मैं पूरा अलग से लिखता हूँ, 1 -3 क्या होता है, -2, फिर यहाँ -1 -2 -1 -2 क्या होता है, -3, और -2 इंटू -3 -2 इंटू -3 +1 इंटू 3 + 2 क्या होगा, 5, ओके, 1 इंटू 5, तो ओवरऑल क्या बन रहा है, इक्वल्स टू -2, इसमें बनेगा -2 इंटू -3 क्या होता है, +6 +5, तो ओवरऑल बन रहा है 9 बन रहा है, 5 + 6 11, 11 - 2 9 होता है, ओके। सो डिटरमिनेंट जो आ रहा है हमारा 9 हो रहा है, क्लियर। थोड़ा यहाँ करेक्शन करना है। फिर इसी मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का क्या करना है, एडजॉइंट करना है। तो एडजॉइंट कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया कि एक क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन था इससे पहले, कि कोफैक्टर निकाल के, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के फिर इनको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो मैं एडजॉइंट वाला पार्ट में अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है, रो कॉलम हटा के पोजीशन लिख के करना है। तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया। अब जो इन्वर्स का जो इन्वर्स का जो एक्चुअली फॉर्मूला होता है, क्या बताया मैंने, 1 डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी हमारे पास क्या आया था, अभी जो डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 9, तो यहाँ 4 नहीं होगा, आंसर में क्या होगा, 9 होगा, 9 होगा। और जो एडजॉइंट होगा, अभी जो इधर जो एडजॉइंट वाला वैल्यू है जो मैट्रिक्स का, दिस इज़ द एडजॉइंट ऑफ ए। सो ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है, दिस इज़ ए इनवर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, हमें क्या करना है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स फ्रॉम द इक्वेशन ए प्लस एक्स, मतलब ए प्लस एक्स इक्वल टू बी, ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्चुअली ये बी, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। यहाँ से एक्स मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है, तो मैंने गिवन ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को लिखा, ए प्लस एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ से एक्स क्या होगा, एक्स होगा हमारा, ए को अगर हम इधर करेंगे तो बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए हो गया, ठीक है, बी माइनस ए हो गया।
बी हमारे पास गिवन है, बी दिस इज़ बी मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, माइनस ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, ठीक है। और दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस कर देना है बस। माइनस कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 - 1 2, 0 - 0 0, 2 - -1, तो 2 - -1 क्या बनेगा, 3 बनेगा, तो यहाँ 3 बन गया। तो ध्यान रखना जहाँ माइनस होता है तो इसमें कभी कभी साइन जो माइनस होता है माइनस माइनस प्लस होता है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं उसी में हमारा जो गड़बड़ होता है, ठीक है। माइनस साइन को ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से -1 -2, फिर -3 हो गया, 2 - 3 2 - 3 -1 हो गया। तो हर एक जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सबको माइनस करके लिखना है। सो दिस इज द मैट्रिक्स है, हमें क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स को लिखने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स। अब उसको हमें यहाँ से प्रूव करना है कि (² - 4a - 5i = ओ ये ज़ीरो नहीं है, ओ एक्चुअली ओ इज़ द नल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमें इन्वर्स करना है, हैंस फाइंड ए इन्वर्स। अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें जब इन्वर्स बोला जाता है तो इन्वर्स के लिए एक्चुअली पहले हमने अभी देखा था कि ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट है और एडजॉइंट ऑफ ए होता है, मतलब इस तरह से हम इन्वर्स को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में अगर इस तरह का कुछ प्रूफ बताया जाएगा और उसके बाद इन्वर्स बोला जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ जो इन्वर्स कैलकुलेट होगा, या तो इन्वर्स कैलकुलेट करना है कि इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके करना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो एडजॉइंट निकल के जो इन्वर्स हम करते हैं ना, उसी तरीके से करने से नहीं होगा। जो स्टेटमेंट गिवन है इसी स्टेटमेंट को यूज़ करके हमें इन्वर्स को करना है। लेकिन इससे पहले हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वल टू 0, ये बताया गया, प्रूव दैट, ठीक है। उसके लिए फर्स्ट पार्ट जो गिवन मैट्रिक्स है हमारा ए मैट्रिक्स लिखा मैंने। लेकिन ये जो स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, मुझे (² चाहिए। इसमें (² गिवन है, (² लिखा गया है, तो (² कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए इंटू ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कैसे, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा। सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। इससे पहले मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, रो से कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। नेक्स्ट सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को, ये बनेगा। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से बनेगा। तो इनको काउंट करेंगे तो ये जो हमारा (² मैट्रिक्स बन गया। अब हमें प्रूव करना है क्या, ये जो (² - 4a - 5i = O, तो मैंने (² - 4a - 5i लिख दिया। (² मतलब ये हमारा (² मैट्रिक्स -4 ए मैट्रिक्स एक्चुअली क्वेश्चन में गिवन है, जो हमारा ए मैट्रिक्स गिवन है 1 4 2 3, मैंने 1 4 2 3 लिख दिया। ये जो 1 4 2 3 -5i मतलब 1 0 0 1, आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद इनको काउंट करना है कि हमें एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बताया गया कि दिस इक्वल टू ओ प्रूव करना है, नल मैट्रिक्स। तो (² जो मैट्रिक्स है इसको मैंने लिख दिया। यहाँ 4 है, 4 को मैंने हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 5 1 जार 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जार 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पर मेरे पास 3 मैट्रिक्स आ गया। अब इन तीनों मैट्रिक्स को प्लस माइनस करना है। तो सबसे पहले तो मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस किया, ठीक है। 9 और 4, 9 - 4 क्या होता है, 5। 16 - 16 क्या होगा, 0। फिर 8 - 8 क्या होगा, 0। 17 - 12 क्या होगा, 5। माइनस ये जो मैट्रिक्स है, माइनस जो 5 0 0 5 मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। दो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जो 2 मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने माइनस किया, और माइनस वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैंने लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है, कैसे करेंगे, सेम 5 - 5 0, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 5 - 5 क्या होगा, 0। सो सारे के सारे के एलिमेंट जो है 0 बन रहा है, डैट मीन्स दिस इज नल मैट्रिक्स, और ये हमारा O है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जो (² - 4a - 5i = क्या बन रहा है, O बन रहा है, ठीक है। तो प्रूफ हो गया जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो इसको
क्या करना है कि हमें स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल टू ओ दिखाना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ए इनवर्स। अब मैंने जैसे कि मैंने बताया यहाँ एडजॉइंट वाला जो फॉर्मूला है उससे हम सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, हमें इसको प्रूव करना है, इससे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, नेक्स्ट पेज में जो हमारा जो प्रूफ अभी आया है कि स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y, ठीक है, इक्वल टू ओ लिख दिया मैंने। अब प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मतलब ऐसा एक्चुअली कि प्री या पोस्ट कुछ भी हम कर सकते हैं। प्री मल्टीप्लाई मेंशन, प्री वर्ड को मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, ठीक है। मतलब ए इंटू बी करने से और बी इंटू ए करने से सेम नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल बी इंटू ए नॉट इक्वल। तो इसीलिए प्री मल्टीप्लाई वाला वर्ड यूज़, प्री या पोस्ट जो भी हम मेंशन करें। प्री मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर, जैसे यहाँ स्क्वायर है तो इससे पहले मैंने स्क्वायर से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 4a है तो ए से पहले मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ 0 है, ओ मैट्रिक्स है, यहाँ प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। मतलब पूरा इक्वेशन को क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अब होगा क्या, जो ए इनवर्स और स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंट लॉ से, यहाँ +2 है और -1, मतलब क्या बनेगा, ए बनेगा एक्सपोनेंट लॉ से। अच्छा, मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स को उसके जो इन्वर्स होता है इनके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये जो हमारा ए इन्वर्स है तो वो क्या बनेगा, 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ठीक है, और दूसरी बात, जो इन्वर्स मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से, मतलब किसी भी मैट्रिक्स चाहे इन्वर्स हो या कोई भी मैट्रिक्स हो, मेरे पास एक मैट्रिक्स है एक्स और इसको मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा, ठीक है। नॉर्मली जैसे हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 5 होता है, ठीक है ना। 1 जैसा ना, 1 आइडेंटिटी होता है ना मल्टीप्लिकेशन में, नंबर सिस्टम में, तो वो हमारा 1 जैसा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा काम करेगा। जो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही बनेगा। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जो ए इनवर्स इंटू आई वो हमारा ए इनवर्स ही बनेगा, ठीक है। और जो ये जो हमारा नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से, नल मैट्रिक्स से मतलब ओ ही बनेगा, क्लियर। उसके बाद हम क्या करने वाले, यहाँ से मुझे ए इनवर्स दिख रहा है, बस ए इनवर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब मैंने क्या किया, इससे पहले माइनस साइन था, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। मतलब एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, a-4i इक्वल टू 5 ए इनवर्स, ठीक है। तो 5 ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, a-4i लिख सकते हैं। तो 5 ए इनवर्स इक्वल टू a-4i लिख दिया मैंने, क्लियर। मैंने ये वाला जो पार्ट है माइनस वाला इन्वर्स वाला, इसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और जब मैंने लिखा तो 5 ए इन्वर्स इक्वल टू a-4i लिख दिया, क्लियर। उसके बाद ए इन्वर्स जो होगा 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब 1/5 ऑफ a-4i इक्वल्स टू 1/5 विदिन सेकेंड ब्रैकेट ए मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा, ए मैट्रिक्स मतलब जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, जो क्वेश्चन में गिवन है, ए मैट्रिक्स मैंने लिख दिया -4i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो क्या होगा 1001, ठीक है। 1/5 1423 इसको मैंने लिखा, फिर -4 को मैंने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 1 0, 4 और 0 और 4 बन रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया। मेरे ख्याल से सबको पता होगा माइनस कैसे करते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस करके लिखना है। सो दिस इज़ 1/5 ऑफ दिस मैट्रिक्स इज़ द इन्वर्स मैट्रिक्स। इस तरह से कि हमें इस स्टेटमेंट से हमें इन्वर्स को निकालना होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है इसको सिंगुलर कहते हैं। तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का नाम लेट ए करके मैंने नाम रखा है। सिंस ए इज सिंगुलर, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स को मैंने डिटर्मिनेंट में लिखा है 0। और डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं, मैंने यहाँ अभी भी बताया कि ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया 2 इंटू ये डिटर्मिनेंट। इस तरह से मैंने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। फिर यहाँ से जो टी का वैल्यू है आया है, डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करना होता है मेरे ख्याल से सबको पता होगा, ठीक है। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में मैंने किया और यहाँ से
टी का वैल्यू क्या बन रहा है, 3/2 बन रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो है, ये जो दो मैट्रिक्स है ए और बी, हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको नॉट इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, एक्चुअली हमें चाहिए कि मुझे ए स्क्वायर चाहिए, ए बी इंटू मल्टीप्लिकेशन चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो गिवन मैट्रिक्स ए और बी है इनको लिखा मैंने, ए और बी है मैंने इनको लिखा। लिखने के बाद ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर बेसिकली क्या है, ए इंटू ए, और मैंने ए इंटू ए कर दिया और ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन पता होगा कैसे करना है, रो से कॉलम को, मतलब ये जो रो है, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फिर रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक उसी तरीके से बी स्क्वायर कर दिया, ए इंटू बी कर दिया। फिर आई मतलब जो हमारा ये जो राइट हैंड साइड, सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड का वैल्यू कैलकुलेट किया एक्चुअली, ए स्क्वायर में प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड को कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मैंने जो अभी कैलकुलेट किया, जो यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लिकेशन करके रखा मैंने यहाँ, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1001, तो वो भी मैंने लिख दिया। फिर मैंने ये जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स को, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स इसको सेम रखा, 2 यहाँ 2 दिख रहा है मुझे, तो 2 को मैंने मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और ये जो बी स्क्वायर वाला सेम रखा मैंने। अब ये तीनों मैट्रिक्स को मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। जैसे ये तीनों मैट्रिक्स को प्लस कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो 4 6 और 1 क्या बनेगा, 11 बनेगा, -3 2 -1 और ये 0 बन के -1। इस तरह से हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मैंने प्लस कर दिया। सो ये हमारा राइट हैंड साइड का वैल्यू बन रहा है, मैंने पहले राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स सेकंड ब्रैकेट में मैंने होल स्क्वायर कर दिया और दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दिया। मैट्रिक्स प्लस करना आसान है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2 और 1 क्या बनेगा 3, फिर यहाँ होगा -1 0 क्या बनेगा -1, फिर 0 -1 तो बनेगा -1 1 और -1 क्या बनेगा 0 बनेगा। तो मैंने प्लस कर दिया और इनका क्या है, होल स्क्वायर करना है। होल स्क्वायर मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसी मैट्रिक्स को 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, अब होगा क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेम, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करने से 10 बनेगा, नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से -3 बनेगा, नेक्स्ट रो से इसको मल्टीप्लाई करने से -3 बनेगा, नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से 1 बनेगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है। अब देखा जाए तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स आया है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है और जो राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो दोनों सेम नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से प्रूव करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो है ए मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर प्रूव करना है। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग कर पाओगे। यहाँ जो ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स है हमारा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मल्टीप्लिकेशन अभी दिखने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ जो सारे के सारे एलिमेंट 0 आ गया। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्चुअली नल मैट्रिक्स ओ हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स गिवन है और इसमें हमें बताया गया है कि जो शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये वाला पार्ट हमारा सिमेट्रिक बनेगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक बनेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक्चुअली होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक दिखाना है, कोई भी मैट्रिक्स, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है एक्स और एक्स मैट्रिक्स को अगर मुझे सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या करना होता है, इसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने से अगर सेम आता है, मतलब ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स इज सिमेट्रिक। अगर -x आता है तो x को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सेम बनता है, x बनता है तो सिमेट्रिक, और -x बनता है तो स्क्यू सिमेट्रिक हम कहते हैं। तो इसी थ्योरी को मैंने यूज़ किया यहाँ। सबसे पहले तो मैंने जो ए मैट्रिक्स है इसको मैंने लिखा और ट्रांसपोज को मैंने लिखा। ट्रांसपोज तो पता ही होगा, रो को कॉलम में लिख दिया, ठीक है, और ट्रांसपोज हो गया।
तो रोमन 1 जो है, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैंने जो कैलकुलेशन करने के लिए आसानी से मैंने इसको नाम दे दिया पी, बस पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हो गया और प्लस ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है, प्लस तो पता ही होगा, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 3 6 5 2 7 इस तरह से मैंने प्लस कर दिया। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है, अब क्या करना है कि ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज आया है हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इनको क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक दिखाना इसका मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स एक्सप्रेशन को अगर सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है, उसको अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो हमेशा ध्यान रखना उनको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जैसे कि मेरे पास ये पी मैट्रिक्स आया है, अब इनको सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसके लिए क्या चाहिए, पी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। मैंने क्या किया, ये जो पी मैट्रिक्स अभी हमने कैलकुलेट किया, पी मैट्रिक्स इसको ट्रांसपोज किया, मतलब पी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में लिख दिया। ठीक है, अब ये रो जो है इनको कॉलम में कर दिया, रो जो है कॉलम में कर दिया, रो को कॉलम में कर दिया। अब ऐसा करने से ये जो मैट्रिक्स बन रहा है और ये जो पी मैट्रिक्स पहले का था, दोनों सेम सेम आया है, देख सकते हो यहाँ पर। जैसे यहाँ 6 6 है, यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, ट्रांसपोज करने से सेम आ रहा है। तो ऐसा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो ऐसा होने से किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से अगर सेम आता है तो उनको क्या कह सकते हैं, हम सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक। इसी तरीके से हमें जो रोमन 2 है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, रोमन 2 में ए इंटू ए ट्रांसपोज को, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करना है, जो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बाद में करना है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है। रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करने से 98, नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से 19, नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने से 42। फिर सेकंड रो से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। नेक्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, नेक्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19। तो इस तरह से हमारा क्यू मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, अब ये जो क्यू मैट्रिक्स आया है, इनको क्या करना है, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक, करना क्या है, ट्रांसपोज करना है। तो मैंने वही किया, क्यू ट्रांसपोज मतलब ये जो रो है, रो को कॉलम में लिख दिया, रो जो है कॉलम में लिख दिया, रो जो है कॉलम में लिख दिया। तो ये क्या बन रहा है, सेम क्यू बन रहा है। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर क्यू बन रहा है तो इसको कहते हैं क्या, ये जो क्यू है अगर सेम बन रहा है, इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक, जो रोमन 3 वाला माइनस वाला मैंने माइनस करके जो इनका नाम दिया आर, और ट्रांसपोज करके, अच्छा ट्रांसपोज करने से जो मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ सेम नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ये आर मैट्रिक्स बेसिकली क्या है हमारा, आर मैट्रिक्स, ये हमारा आर मैट्रिक्स और ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ 0, ठीक है ओके, लेकिन यहाँ 3 है तो यहाँ -3, यहाँ 7 है तो -7, यहाँ 3 है तो -3। मतलब एक नंबर तो सेम है लेकिन एक माइनस का फ़र्क है। यहाँ 2 है तो यहाँ -2। तो मैंने क्या किया, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ से सारे के सारे एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है यहाँ से माइनस को कॉमन लिया मैंने, और माइनस को कॉमन लेने से क्या हो गया, ये -3 जो है वो 3 में बन गया, -7 जो है 7 बन गया। इस तरह से ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा आर मैट्रिक्स बन रहा है, आर मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, मतलब -r बन रहा है, आर ट्रांसपोज इक्वल टू क्या बन रहा है, -r। तो -r बनने से इनको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है। ये जो मैट्रिक्स है, तो ये जो मैट्रिक्स चाहिए इसमें मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर ए मैट्रिक्स लिख दिया, स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू ए करके, और जो गिवन स्टेटमेंट है इसको भी लिख दिया। यहाँ से स्क्वायर का वैल्यू लिखा, -8 इंटू ए मैट्रिक्स को लिखा, -x इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखा, 1001। ठीक है, अब यहाँ होगा क्या, 8 को मल्टीप्लाई कर देना, 8 को मल्टीप्लाई करने से 80 - 8 56, मतलब जो भी है 8 इंटू 7 क्या होगा, 56 होगा। हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, और मैंने यहाँ x को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x इंटू 1 x 0 0 x। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देना है, 1 - 8 -7 0 - 0 0 -8, यहाँ क्या होगा, -8 माइनस, और ये क्या है -8,
तो क्या बनेगा -8 + 8, मतलब आंसर क्या बनेगा 0। ठीक है, इस तरह से दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देना है और दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो x = क्या बनेगा -7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है, ए और बी दो मैट्रिक्स है और a + b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो a और b को लिखा मैंने a + b होल ट्रांसपोज, ये जो ट्रांसपोज है a + b, ये हमारा a मैट्रिक्स है और ये हमारा b मैट्रिक्स है, दोनों को प्लस करके ये वाला हमारा मैट्रिक्स आया है। और लेफ्ट हैंड साइड पहले तो प्लस कर दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए क्या चाहिए मुझे, a + b का ट्रांसपोज करना है। a + b का ट्रांसपोज करने से a + b ट्रांसपोज, ये रो जो है रो को कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया, रो को कॉलम में लिख दिया, ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज हो गया। और तो इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है, यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, ये हमारा ए मैट्रिक्स को सेम टू सेम मैंने यहाँ लिखा, और ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज कर दिया मैंने। ट्रांसपोज कैसे करना है, रो को कॉलम में करना है, ये जो रो है रो को कॉलम में, ये जो रो है रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, यहाँ पर भी रो है और कॉलम, रो को कॉलम में और यहाँ रो को कॉलम में। अब दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दिया। हो क्या रहा है, ये जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मैट्रिक्स का रिजल्ट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो a + b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझो, बाकी दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से करना है। जो एक्चुअली यहाँ क्या है गिवन हमारे पास, एक 3 इक्वेशन है। रोमन 1 में क्या है, 3 इक्वेशन है। 3 इक्वेशन को, ये हमारा एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन को मैंने लिखा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस 4 डिटर्मिनेंट करना है। कौन सी डिटर्मिनेंट, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, 4 डिटर्मिनेंट करना। डेल्टा बेसिकली क्या है, डेल्टा बेसिकली ये जो एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट है उनको लिखना है। क्या क्या है, 2 3 1, 2 3 1, 1 - 1 1, 1 - 1 1, 3 2 - 2, 3 2 - 2। ठीक है, मतलब जो भी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है उनको लिखना है और कुछ नहीं करना है। एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट है उनको लिखना है। तो जो भी कोफिशिएंट है 2 3 1, मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट मैंने लिख दिया और डिटर्मिनेंट कर दिया। डिटर्मिनेंट तो पता ही होगा कैसे करना है, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में मैंने किया, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया। डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, डेल्टा 1, सॉरी डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है 20। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2, डेल्टा के बाद जो डेल्टा 1 लिखेंगे वो बेसिकली कैसे लिखेंगे। हमें करना क्या है कि जो इक्वल टू का जो राइट हैंड साइड है 17 3 4, डेल्टा 1 के लिए हम कहाँ पर लिखेंगे, ये जो डेल्टा का जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिख देंगे। डेल्टा 2 के लिए सेकेंड कॉलम में लिखेंगे और डेल्टा 3 के लिए हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। क्लियर। तो मैंने क्या किया, डेल्टा 1 के लिए जो फर्स्ट कॉलम है डेल्टा का उसमें 17 3 4 को लिख दिया और बाकी दोनों कॉलम सेम है, ये डेल्टा 1 बन गया। ठीक है ना, और डिटर्मिनेंट, उसके बाद डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दिया मैंने। फिर डेल्टा 2 के लिए क्या किया मैंने, डेल्टा 2 के लिए ये जो सेकंड कॉलम, डेल्टा के अंदर सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दिया किससे, 17 3 4 से। तो डेल्टा 2 के लिए 17 3 4 मैंने यहाँ लिख दिया। और डेल्टा का जो बाकी दोनों कॉलम है, कौन सी कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, 2 1 3 1 1 -2, 2 1 3 1 1 -2, वो दोनों सेम है, बस सेकंड कॉलम को मैंने चेंज कर दिया। और यहाँ से आंसर क्या बन रहा है 60। डेल्टा 3 के लिए क्या किया, डेल्टा के अंदर बस जो थर्ड कॉलम है 17 3 4, वो थर्ड कॉलम को मैंने रिप्लेस कर दिया मैंने। बाकी दोनों कॉलम सेम है, 2 1 3 3 -1 2 17 3 4। ठीक है, बाकी दोनों कॉलम डेल्टा का सेम है और जो थर्ड कॉलम है उनको रिप्लेस कर दिया। और यहाँ से डेल्टा 3 का वैल्यू क्या बन रहा है 80। अब हमारे पास 4 डिटर्मिनेंट आ गया, एक है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अब क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि x जो होगा वो डेल्टा 1 बाय डेल्टा होता है। तो डेल्टा 1 मतलब डेल्टा 1 का वैल्यू हमने अभी क्या कैलकुलेट किया, डेल्टा 1 का वैल्यू 40।
और डेल्टा क्या था 20, डेल्टा का वैल्यू अभी यहाँ डेल्टा का वैल्यू 20 कैलकुलेट किया, ठीक है। तो बेसिकली एक्स क्या होगा डेल्टा 1/डेल्टा मतलब 40/20 मतलब 2 बन रहा है, 40/20 क्या हो रहा है 2 हो रहा है। इसी तरह से वाई क्या होगा डेल्टा 2/डेल्टा, जेड क्या होगा डेल्टा 3/डेल्टा और यहाँ से वाई का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 4 हो गया। इस तरह से क्रैमर्स रूल करना है। तो क्रैमर्स रूल बहुत आसान है, बस 4 डिटरमिनेट करना है, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। उनको कैसे लिखना है वो समझना है और बाकी डिटर्मिनेंट करके उनको डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया, यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर जो है, इसमें डिटर्मिनेंट करना है। तो डिटर्मिनेंट आसान है, ये जो डिटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, यहाँ ये भी 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, इनको देख सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी 17 नंबर जो है, इसमें हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, माइनर और कोफैक्टर। जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 2, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2 इन दिस मैट्रिक्स। और 2 कहाँ पर है, ये हमारा 2 है। तो माइनर बेसिकली क्या होता है, रो और 2 का जो रो और कॉलम है इनको हटा देते हैं, बाकी जो 1 0 -2 3 रहता है। तो माइनर ऑफ 2 इज़ 1 0 -2 3 लिख दिया बस। वो उसके बाद डिटर्मिनेंट कर दिया, माइनस क्या होगा 1 इंटू -3 क्या होगा -3 और 0 इंटू दिस क्या होगा 0 -3। ओहो मैंने यहाँ फिर से गड़बड़ कर दिया, यहाँ थोड़ा साइन में गड़बड़ होगा। -1 -3 -0 क्या होना चाहिए, एक्चुअली -3 होना चाहिए, ठीक है ना, -3 होना चाहिए, -3 होना चाहिए। और कोफैक्टर बेसिकली क्या है, जो पोजीशन साइन है उसके साथ लिखना है, ठीक है। और 2 का जो पोजीशन साइन है, एक्चुअली 2 का पोजीशन साइन क्या है, मैंने बताया था पोजीशन साइन 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट का जो पोजीशन साइन होता है वो किस तरह से चेंज होता है, प्लस माइनस प्लस। और 2 का जो पोजीशन साइन है वो क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 का जो पोजीशन साइन होगा वो प्लस होगा। मैंने यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये हमारा प्लस होना चाहिए, ये हमारा प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अच्छा लिख सकते हैं हम प्लस ऑफ सेम, ये जो माइनर वाला रो कॉलम हटा के जो डिटरमिनेंट हमने लिखा है, तो प्लस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अभी अभी हमने माइनर में कैलकुलेट किया -3। तो प्लस ऑफ -3 मतलब क्या होगा, प्लस ऑफ -3 -3 ही रहेगा, मतलब माइनर भी -3 कोफैक्टर भी -3। बस माइनर और कोफैक्टर में फ़र्क क्या है, माइनर में बस हम रो कॉलम ओमिट करके बाकी एलिमेंट को लिखते हैं, और कोफैक्टर में पोजीशन साइन को भी इंक्लूड करते हैं माइनर के साथ, इतने से फ़र्क है। जैसे मैंने यहाँ बोला गया है कि माइनर ऑफ -3 कहाँ दिख रहा है मुझे, -3 यहाँ दिख रहा है। तो -3 का रो और कॉलम को हटा दिया मैंने, 0 2 1 3, तो 0 2 1 3 लिख दिया और यहाँ डिटर्मिनेंट कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके -2 आ गया। जब कोफैक्टर की बात होगा, कोफैक्टर में क्या होगा, -3 का जो पोजीशन साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब -3 का जो पोजीशन साइन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। माइनस माइनस के साथ क्या होना चाहिए, ये जो हमने माइनर लिखा है, माइनर को लिखना है, पोजीशन साइन लिखना है। तो बस यहाँ से माइनस ऑफ जो ये जो डिटर्मिनेंट है क्या होना चाहिए, इससे पहले हमने कैलकुलेट किया -2, तो माइनस ऑफ -2 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो क्वेश्चन नंबर 18, हमें क्या चाहिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स 5,5 -3, -7। इन दोनों पॉइंट से जो पासिंग जो स्ट्रेट लाइन है उनका इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने गिवन करके पॉइंट को मैंने लिखा है। इसमें ये जो पॉइंट लिखा है मैंने, ये इसको x1, ये y1, ये हमारा x2 y2। तो x1 y1 x2 y2 लिखना है पहले। अब 2 पॉइंट्स पासिंग जो इक्वेशन होता है, एक्चुअली वो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज़ वो 2 पॉइंट्स फार्मूला, ये जो फार्मूला है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। y - y1 = y2 - y1 बाई x2 - x1 x - x1। इसमें बस करना क्या है, जो y1 का वैल्यू अभी अभी हमने बताया 5, ये 5 लिख दिया। फिर y2 - y1, y2 क्या है हमारा -7, माइनस y1 क्या है हमारा 5 है, ठीक है। फिर x2 - x1, x2 क्या है हमारा -3,
माइनस x1 क्या होगा हमारा 5 होगा, ठीक है। बाकी जो ये हमारा x माइनस x1 क्या है हमारा, x1 है हमारा 5। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन करना है और बस कैलकुलेशन में क्या होगा कि y माइनस 5 तो ठीक है, -7 -5 मतलब -12, -3 -5 मतलब -8, और यहाँ हमारा x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये जो हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 4 से कैंसिल करेंगे तो 2, 4 से कैंसिल करेंगे तो 3, मतलब y माइनस 5 इक्वल टू 3/2 x माइनस 5, ओके। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 से y माइनस 5 को, 2 इंटू दिस 3 इंटू दिस, फिर मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया मैंने 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ, हमें ग्रेडियंट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन का। इसमें करना क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है इसको हमें जो इंटरसेप्ट फॉर्म है स्टेटमेंट का, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 3y साइड चेंज करने से 3y जो -3y है इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने से 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, 3 से डिवाइड करने से 2/3 इंटू एक्स, 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/3, 3 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये जो y इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स प्लस 5/3 आ रहा है, इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म जो है y इक्वल टू mx प्लस सी, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। यहाँ से हमें स्लोप m का वैल्यू क्या बन रहा है 2/3 और c का वैल्यू y इंटरसेप्ट 5/3, तो स्लोप हो गया 2/3, y इंटरसेप्ट हो गया 5/3, इस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which makes equal intercept ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमें इक्वल इंटरसेप्ट करना है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में इक्वल इंटरसेप्ट कैसे होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है, तो ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट अगर ए होगा, वाई इंटरसेप्ट भी ए होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ जो है लेट द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है, तो इंटरसेप्ट को मैंने ए लिखा है कि, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है एक्चुअली, x/a, जो स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a प्लस y/b इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ a और b इक्वल इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन क्या बनेगा x/a प्लस y/a इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम करने से x प्लस वाई इक्वल टू a बन रहा है, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन 1। और जैसे कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो लाइन है 4,9 से पास हो रहा है। सिंस द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 4,9 से पास हो रहा है, ठीक है। और इसमें x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 4 होगा और y का वैल्यू 9, ठीक है। y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 9, ये इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू ए, मतलब x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 9, तो 4 + 9 इक्वल टू ए हो रहा है, डैट मीन्स ए का वैल्यू हो रहा है 13। सो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा x प्लस वाई इक्वल टू ए और ए का वैल्यू क्या है 13। सो दिस इज़ द इक्वेशन। इक्वल इंटरसेप्ट बताया गया है, तो इक्वल इंटरसेप्ट को हमने ए एज्यूम किया, सो x/a प्लस y/a इक्वल टू 1, इस तरह से एज्यूम करके यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द पॉइंट, ये जो -8,3
इज़ इक्व डिस्टेंस फ्रॉम टू स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब किसी पॉइंट को किसी लाइन से, यहाँ मान लेते यहाँ एक लाइन है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है मान लेते x1 y1 और इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, जो इक्वेशन है इसमें x जो है इसको पॉइंट से x का वैल्यू जो भी है x1 a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस सी, मतलब x का वैल्यू y का वैल्यू रिप्लेस करना है और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस करके रूट ओवर से डिवाइड करना है। x का जो कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट है, स्क्वायर करके प्लस करके रूट ओवर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर उसी तरीके से जो गिवन लाइन है, दो लाइन है, इक्वेशन 1 2 कर दिया मैंने। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -8,3, ये जो -8,3 है, ठीक है, -8,3 इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करना है, इसमें x का वैल्यू -8 है और y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू -8 यहाँ बिठाना है, y का वैल्यू क्या बिठाना है, 3 बिठाना है। तो 12 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है -8 और y -5 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 3 और प्लस 7 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 12 और y का कोफिशिएंट है क्या -5। तो 12 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके रूट ओवर से डिवाइड करना है, ठीक है। बस इक्वेशन में x और y का वैल्यू, जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उस पॉइंट का जो x और y का वैल्यू स्क्वायर करके सम करके रूट ओवर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो -96 -15 प्लस 7, ऑब्वियसली नंबर जो है, आंसर जो है नेगेटिव में बनेगा, लेकिन मॉड जो है, ये जो मॉड साइन दिया गया है, मॉड की वजह से जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब 104, नेगेटिव साइन को नहीं लिखना है। और रूट ओवर नीचे क्या बनेगा 144 प्लस 25 169 होता है 13 और 13 से 104 को डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा क्या 8। मतलब ये जो -8,3 से इस इक्वेशन 1 का जो डिस्टेंस है वो क्या बन रहा है 8 यूनिट। सेम उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन जो है -8,3 से सेकंड इक्वेशन का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, मतलब x का वैल्यू -8 है और y का वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू रिप्लेस करना है। x का वैल्यू -8 -3y ना, तो -3y, y का वैल्यू क्या है 3 है, मैंने 3 लिख दिया, -3 इंटू वाई और प्लस 1। बस ये जो इक्वेशन है इसमें x और y का वैल्यू -8 और 3 रिप्लेस करना है और नीचे कोफिशिएंट जो 4 स्क्वायर और -3 स्क्वायर कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके रूट ओवर से डिवाइड करना है। तो ओवरऑल ऊपर जो वैल्यू बन रहा है नेगेटिव भी बनेगा, मतलब -40 बनेगा, तो मॉड की वजह से +40 हो गया। नीचे रूट ओवर 25 मतलब 5 बनेगा, 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 बनेगा, मतलब 8 यूनिट। जो इक्वेशन 1 का जो डिस्टेंस बन रहा है वो भी मतलब D1 8 यूनिट और इक्वेशन 2 का जो डिस्टेंस है वो भी 8 यूनिट। तो सिंस D1 इक्वल टू D2, तो हमारा जो प्रूफ है इसमें बताया गया कि प्रूफ करना है कि ये जो दोनों डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, मतलब D1 इक्वल टू D2, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। अब किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कैसे लिखना है, एक्चुअली ये जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, x का कोफिशिएंट y में लिखना है और y का कोफिशिएंट x में लिखना है। और जो ये जो x और y का जो साइन होता है प्लस होने से, प्लस है तो इसको माइनस लिखेंगे, अगर माइनस होता है तो प्लस लिखेंगे, उल्टा करना है, प्लस साइन है तो माइनस लिखना है। तो मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन क्या लिख दिया मैंने, कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दिया। मेरे पास 2x प्लस 3y था, मैंने 3x और 2y लिख दिया और यहाँ प्लस साइन है तो मैंने क्या कर दिया माइनस साइन कर दिया और प्लस कांस्टेंट क्या लिखना है, ठीक है। ये इस तरीके से हम परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, जो कि परपेंडिकुलर इक्वेशन 1 दे दिया मैंने।
अभी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है, 2, -3 से पास हो रहा है। तो जैसे कि सिंस द लाइन पासेस थ्रू द थ्रू 2, -3, मतलब इसमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू 2, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3 इंटू 2 और 2y, तो -2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, -3 और प्लस k। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 6 + 6 + k, मतलब 12 + k इक्वल टू -12। देयरफॉर k का वैल्यू अगर -12 हो रहा है, k का वैल्यू अगर -12 हो रहा है, 3x - 2y + k, तो k का वैल्यू हमें यहाँ रिप्लेस कर देना है, मतलब 3x - 2y, k का वैल्यू क्या बन रहा है, -12। तो दिस इज़ द परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो बस यहाँ समझना है कि हमें परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखना होता है और कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसको कैसे निकालना है, पॉइंट को रिप्लेस करके k का वैल्यू निकाल के बस इक्वेशन में पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज़ पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -5,1 एंड 4,6। अच्छा, यहाँ मुझे एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि जो भी लाइन पैरेलल होता है, उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। स्लोप जो है इक्वल होता है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच इज़ पैरेलल टू द जॉइनिंग पॉइंट्स। कौन सी है, ये दोनों पॉइंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट का जो जॉइनिंग लाइन होगा, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो मैंने निकाला। तो गिवन करके मैंने पॉइंट को लिखा, गिवन पॉइंट्स, यहाँ से x1 y1 x2 y2 को मैंने लिखा। लिखने के बाद इन दोनों पॉइंट का जो जॉइनिंग लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 बाई x2 - x1। यहाँ y2 y1 x2 x1 सारे के सारे वैल्यू हैं, ठीक है। वहाँ उधर से क्या वैल्यू बन रहा है हमारा, उधर से बन रहा है, एक सेकेंड, उधर से बन रहा है हमारा 6/9, मतलब 2/3 बन रहा है। मतलब इन दोनों पॉइंट का जो जॉइनिंग लाइन है, इन दोनों पॉइंट का जो जॉइनिंग लाइन है, इन दोनों पॉइंट का जो जॉइनिंग लाइन है वो क्या बन रहा है, 2/3 बन रहा है। मतलब इन दोनों पॉइंट का जो स्लोप है, इन दोनों पॉइंट का जो जॉइनिंग लाइन का जो स्लोप है वो क्या बन रहा है, 2/3 बन रहा है, y2 - y1 बाई x2 - x1 करके, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बताया गया है कि जो जिस लाइन का इक्वेशन हमें बनाना है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। तो इन दोनों पॉइंट का जो स्लोप होगा 2/3, ठीक है। पैरेलल लाइन का स्लोप भी क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब जो जिस लाइन का इक्वेशन हम पैरेलल लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे, बनाएंगे, उसका स्लोप भी क्या होगा, 2/3 होगा। और वो पैरेलल लाइन कहाँ से पास हो रहा है, 3, -4 से पास हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप कौन सी होगा, जो अभी दो पॉइंट का जो पैरेलल लाइन का जो स्लोप निकाला 2/3 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -4। कौन सी पॉइंट से पास हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 3, -4। उसके लिए हमें कौन सी फॉर्मूला चाहिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ठीक है। y - y1, इसमें y1 मतलब क्या होना चाहिए, y1 मतलब ये जो पॉइंट गिवन है इसमें दिस वन इज़ y1 एंड दिस वन इज़ x1। मतलब दो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सॉरी दो पॉइंट नहीं, ये 3, -4 जो है, इसमें ये होगा हमारा y1 और ये हमारा x1। तो y1 का वैल्यू -4, m का वैल्यू तो 2h स्लोप, x - x1 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके बस ये हमारा इक्वेशन का लाइन बन रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द टू लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइन एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ से k का वैल्यू निकालना है। अब हमें क्या होता है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों लाइन का स्लोप m1 इंटू m2, फॉर्मूला क्या है,
दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है, दोनों लाइन का जो स्लोप होता है m1 इंटू m2 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप होगा वो कैसे करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये जो फर्स्ट लाइन है इसको मैंने y का वैल्यू निकाला, सबसे पहले तो 10y निकाला, इनको बाकी जो टर्म है उनको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, यहाँ से 10 से डिवाइड कर दिया। तो जो y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, y का कोफिशिएंट बन रहा है -k/10। सो फर्स्ट जो लाइन है उनका स्लोप बन रहा है m1 इक्वल टू -k/10। सेकेंड जो लाइन है यहाँ से भी y का वैल्यू हमने निकाला और जो कोफिशिएंट बन रहा है 5/9। ठीक है, इसमें स्लोप बन रहा है, क्या बन रहा है, x का जो कोफिशिएंट है वो हमारा स्लोप हो रहा है m2। ठीक है, अब इन दोनों लाइन का स्लोप अगर सेम, मतलब दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है, m1 m2 क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ठीक है, और m1 का वैल्यू हमने क्या निकाला था, -k/10, और m2 का वैल्यू 5/9। यहाँ कैलकुलेशन कर दिया मैंने, 5 से 10 को कैंसिल कर दिया, 2 दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k का वैल्यू क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 इसी फॉर्मूला से किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर्कल से है। हमें बताया गया है कि इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ पर लिखा, और इनको जो x और y का, x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए, इसीलिए ये जो कोफिशिएंट 5 है, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड करने से इसमें कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, इसमें 1 हो गया, इसमें -8 है तो 5 से डिवाइड करने से -8/5 होगा। ठीक है, 6 को डिवाइड करने से 6/5 होगा, 15 को 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, -3 होगा। ये जो x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 बन गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर करना है जो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है, सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, उसके साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट क्या है, 2g, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -8/5, तो 2g इक्वल टू -8/5। तो यहाँ से g 2 और 4 8 कैंसिल होगा, तो 4 मतलब 2 से अगर मैं 2 से अगर 8 को कैंसिल करूँगा तो 4 बनेगा -4/5। फिर उसी तरीके से 2f इक्वल टू 6/5, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये 3/5 बनेगा। और c का वैल्यू क्या होना चाहिए, c का वैल्यू -3, c का वैल्यू -3 हो गया। अब सेंटर जो है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, -g -f, -g -f। तो -g का वैल्यू क्या है, -4/5, तो -g माइनस क्या होगा, 4/5 बनेगा। और f का वैल्यू क्या है, 3/5, तो यहाँ बनेगा -3/5। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, g² + f² - c। जो g और f का वैल्यू हमने निकाला, g और f का, तो g² + f² -c कर दिया। यहाँ से स्क्वायर करके कैलकुलेशन करने से वो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। इस तरह से सेंटर और रेडियस को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 पॉइंट्स। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि 3 पॉइंट से पासिंग जो स्ट्रेट लाइन होते हैं, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन जो स्ट्रेट सर्कल का, उसको लिखना है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सिंस द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो 3,4 ये जो पॉइंट है क्या है, 3,4, इसमें x का वैल्यू क्या है, 3, y का वैल्यू क्या है, 4। x और y का वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है, x और y का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो यहाँ x² मतलब 3², y मतलब 4², और 2g मतलब कौन सी पॉइंट में बिठा रहा हूँ, 3,4,
यहाँ 2g इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करने से ये जो हमारा इक्वेशन 2 बन रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, 33 माइनस 6, एक्स का वैल्यू 33, वाई का वैल्यू -6, तो सेम एक्स स्क्वायर मतलब 33 स्क्वायर -6 स्क्वायर 2g इंटू एक्स, एक्स मतलब 33 2f इंटू वाई, वाई मतलब -6 प्लस सी। यहाँ से हमारा इक्वेशन 2 बन रहा है। सेम थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, -2 -1, मतलब एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 2, -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2g इंटू एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 1 और सी। यहाँ से कैलकुलेशन करने से इक्वेशन 4 बन रहा है। अब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में तीनों पॉइंट से जनरल इक्वेशन लिखने के बाद तीनों पॉइंट बिठाने के बाद 3 इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन 2, 3, 4, ठीक है। अब टारगेट क्या है हमारा इसमें, जी, एफ और सी का वैल्यू निकालना है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मतलब किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों को एक बार माइनस करेंगे, यहाँ से सी कैंसिल होगा, ठीक है। जी एफ का एक कैलकुलेशन होगा, एक इक्वेशन होगा, फिर 3 और 4 इन दोनों को माइनस करेंगे तो जी एफ का दूसरा इक्वेशन बनेगा, उनको सॉल्व करके जी एफ निकालना है, फिर सी निकालेंगे। इक्वेशन 2 और 3 को मैंने माइनस किया, इसमें लिखा है मैंने इक्वेशन 2 एंड 3 को माइनस किया, ये हमारा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को माइनस किया मैंने। यहाँ से इस तरह का जी एफ का कैलकुलेशन इक्वेशन बन रहा है, यहाँ से एफ इक्वल टू बन रहा है 3g प्लस 55, इसको इक्वेशन मैंने इक्वेशन 5 नाम दे दिया। फिर 3 और 4 को माइनस किया मैंने, ये इक्वेशन 3 और 4 माइनस करने से यहाँ से जी एफ का इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। इसमें f का वैल्यू जो है, f मैंने यहाँ जो अभी 2, 3 को माइनस करके इक्वेशन 2, 3 को माइनस करके जो f का वैल्यू कैलकुलेट किया इक्वेशन 5 में, यहाँ से f का जो वैल्यू है 3g प्लस 55, इसको मैंने बिठा दिया और ओवरऑल यहाँ से कैलकुलेट करने से g का वैल्यू -12 बन रहा है। फिर ये जब g का वैल्यू आ गया, अब f का वैल्यू कहाँ से करेंगे, इक्वेशन 5 में g का वैल्यू बिठाने से f का वैल्यू कैलकुलेट होगा, बस इक्वेशन फ्रॉम 5 करके इक्वेशन f का वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब जी एफ का वैल्यू आ गया, अब सी का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये जो इक्वेशन 2, 3, 4 बनाया हमने, इक्वेशन 2, 3 और 4, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में जी एफ का वैल्यू पुट करके सी का वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 2 में क्या करना है, जी एफ का वैल्यू, जी और एफ दोनों का वैल्यू करना है, ठीक है। दोनों का वैल्यू बिठा के यहाँ से सी का वैल्यू मैंने -105 आ गया। अब जी एफ सी तीनों का वैल्यू जब हो गया, अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होना चाहिए, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, वो जो हमारा सर्कल का इक्वेशन है, इसमें जी का वैल्यू 12, f का वैल्यू 19 और c का वैल्यू -105। यहाँ से हमारा इक्वेशन हो गया x² प्लस y² -24x प्लस 38y -105। इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करके लिखना होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर दिया गया है 3,7, रेडियस सेंटर h, क्या इक्वल टू 3,7 और रेडियस r इक्वल टू 5। तो इक्वेशन जो सेंटर और रेडियस होने से जो सर्कल का इक्वेशन होता है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r²। इसमें h का वैल्यू 3 बिठाना है, k का वैल्यू हमें 7 बिठाना है और r का वैल्यू 5 बिठाना है, ठीक है। अब यहाँ से बस जो h का वैल्यू क्या है 3, y का k का वैल्यू क्या है 7 और r का वैल्यू क्या है 5, 3, 7 और 5 मैंने बिठा दिया। फिर इसको m - भी होल स्क्वायर कर दिया है और इसको भी m - भी होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ से हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ से होगा हमारा जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ठीक है। किसी सर्कल का जो भी डायमीटर होता है, डायमीटर जो होगा ना, मान लेते हैं यहाँ एक सर्कल है और इस सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब क्या है, जो सेंटर से पास होता है, और डायमीटर का जो एंड पॉइंट होता है, सपोज दिस वन x1 y1
एंड दिस वन x2 y2। अब डायमीटर का एंड पॉइंट बताया गया है। एंड पॉइंट क्या है हमारा 3,2 है और 4,7 है। यहाँ से मैंने x1 y1 x2 y2 लिख दिया मैंने। अब डायमीटर का जो एंड पॉइंट होता है उससे जो सर्कल का इक्वेशन बनता है वो एक्चुअली फार्मूला क्या है, x माइनस x1 x इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। इस तरह से मैंने ये जो हमारा है फार्मूला है डायमीटर का एंड पॉइंट होने से सर्कल का इक्वेशन बनता है। इसमें जो x1 y1 x2 y2 सब का वैल्यू मैंने बिठाने से मल्टीप्लाई करके सर्कल का इक्वेशन बनता है। ठीक है, इस तरह से सर्कल का इक्वेशन बनता है डायमीटर का एंड पॉइंट पता होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया है कि ये जो 8,-3 पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन सेम पहले भी था। किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालना है, उस पॉइंट को लाइन में बिठाना है, एक्स और वाई का वैल्यू और कोफिशिएंट जो है उनको स्क्वायर करके प्लस करके रूट ओवर से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ से 8 यूनिट बनेगा, 8 यूनिट बनेगा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 30 में जितने भी क्वेश्चन है वो हमारा इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x माइनस 6 होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले तो हमारा जो x माइनस 6 होल स्क्वायर है इनको क्या करना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला करना है। a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 हो गया, नीचे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। अब इनको सेपरेट करना है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x बाई एक्स स्क्वायर 36 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा 1 और 12x बाई एक्स कैंसिल, मतलब 12 इंटू 1 बाई एक्स, 36 इंटू एक्स टू दी पावर क्या होना चाहिए -2। ठीक है, अच्छा 1 बाई एक्स को हम चाहे तो इसको एक्स टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना है क्योंकि 1 बाई एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला है log x होता है। ठीक है, इसलिए मैंने एक्स टू दी पावर -1 नहीं लिखा है। अब 1 क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x होता है, इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा। -12 1 बाई एक्स का क्या होगा log x, 36 लिख दिया मैंने, एक्स टू दी पावर -2। अच्छा एक्स टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन फार्मूला होता है वो क्या होता है कि एक्स टू दी पावर n+1 बाई n+1, तो फिर यहाँ -2 + 1 n मतलब क्या है -2 प्लस 1 बाई -2 + 1, तो यहाँ से बनेगा x -12 log x 36 -2 + 1 मतलब क्या होता है एक्स टू दी पावर -1 बाई -1, ये क्या बनेगा हमारा -1, माइनस साइन जो है माइनस प्लस माइनस क्या होगा -36 और एक्स टू दी पावर क्या होगा एक्स टू दी पावर -1 होगा, एक्स टू दी पावर -1, एक्स टू दी पावर -1 क्या होता है एक्चुअली 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, एक्स टू दी पावर -1 क्या होगा 1 बाई एक्स। इस तरह से इंटीग्रेशन करना है। ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का एक्चुअली बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन है। बाई पार्ट्स क्या होता है, दो फंक्शन जब इंटू होता है, जैसे यहाँ x हमारा अलजेब्रिक है और साइन x जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में एक्चुअली दो फंक्शन u इंटू v, दो फंक्शन जब इंटू होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है u इंटू इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन u। अच्छा यहाँ u इज़ द फर्स्ट फंक्शन, v इज़ द सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को लिखने का मतलब कौन सी फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सी फंक्शन सेकेंड फंक्शन होगा, उसके लिए हमें करना क्या है कि एक प्रेफरेंस सीरीज होता है लाइट LIAET। ठीक है, L मीन्स लॉगरिदमिक, I मीन्स इनवर्स, A मीन्स अलजेब्रिक, E मीन्स एक्सपोनेंशियल और T इज़ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब जो क्वेश्चन गिवन है x इज़ द अलजेब्रिक, साइन x इज़ द ट्रिगोनोमेट्रिक। साइन x क्या है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक। तो जो मैंने प्रेफरेंस सीरीज बताया LIAET
एक्स क्या है हमारा एल्जेब्रिक, साइन क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो सबसे पहले तो एल्जेब्रिक पहले होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में होता है। मतलब एक्स जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स जो है सेकंड फंक्शन। ऐसा नहीं कि एक्स पहले दिया गया है, अगर क्वेश्चन को साइन एक्स इंटू एक्स दिया जाएगा तब भी हम एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि एक्स हमारा एल्जेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का जो डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन जो है यू का डेरिवेटिव होता है सिर्फ। मैं यू वी वाला फॉर्मूला और एक बार लिख देता हूँ। मतलब यू इज़ द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन सेकेंड ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होता है यू, इंटू इंटीग्रेशन के अंदर फिर से इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन वी डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज फिर डी एक्स प्लस, इस तरह से होता है। तो जैसे कि मैंने बताया एक्स इज़ द फर्स्ट फंक्शन, तो यू इंटू साइन एक्स क्या है वी हमारा वी डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ क्या होता है यू। तो डी डी एक्स ऑफ यू मतलब एक्स, इंटीग्रेशन वी डी एक्स मतलब साइन एक्स डी एक्स होल डी एक्स। ओके, अब यहाँ से साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन के अंदर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होल डी एक्स। ठीक है, तो मतलब ये बन गया माइनस एक्स कॉस एक्स बन गया। अच्छा, यहाँ अंदर जो माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी माइनस एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। सो दिस इज़ द आंसर। थर्ड जो क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स बाई एक्स, साइन लॉग एक्स बाई एक्स। तो साइन लॉग एक्स बाई एक्स में क्या होता है, साइन लॉग एक्स बाई एक्स ये हमारा सब्सटीट्यूशन से करना है कि लॉग एक्स को हमें टी पकड़ना है। ठीक है, लॉग एक्स को टी एज्यूम करना है, लॉग एक्स जो है इसको टी पकड़ना है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स डी एक्स, टी का डेरिवेटिव 1 मतलब डी टी। ठीक है, इस तरह से सब्सटीट्यूशन करना है। तो जो यहाँ हमारे पास लॉग एक्स है, ठीक है, जो हमारे पास लॉग एक्स है इसको तो हमने टी, मतलब ये हमारा ये जो लॉग एक्स है साइन टी हो गया, और जो 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स जो है वो हमारा डी टी हो गया। ठीक है, 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी हो गया। अब जो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फॉर्मूला है, तो टी का वैल्यू यहाँ दोबारा रिप्लेस करना है, टी मतलब लॉग एक्स। सो दिस इज़ द आंसर, सब्सटीट्यूट करके हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, उसके लिए एक फार्मूला पता होना चाहिए, बाई पार्ट्स का ही फार्मूला है कि ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स जब भी किसी क्वेश्चन में होता है और अंदर जो एफ एक्स और एफ डैश एक्स प्लस फॉर्म में होता है। ठीक है, दो फंक्शन जब प्लस फॉर्म में होता है तब एक फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन एफ डैश एक्स है। ठीक है, तब आंसर क्या होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ जो क्वेश्चन है लॉग एक्स है और 1 बाई एक्स है, तो हम सबको पता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या होगा ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स होगा। मतलब एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है हमारा लॉग एक्स, और एफ डैश एक्स क्या है 1 बाई एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स ऐसी सिचुएशन में अगर ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्म में अगर कोई फंक्शन रहता है तो आंसर क्या होना चाहिए ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स होना चाहिए। एफ एक्स मतलब हमारा क्या है लॉग एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स होगा आंसर। डायरेक्टली बस इसको लिख देना है, बस यहाँ साइड में क्या करना है हमें, ये जो फार्मूला है फार्मूला को मेंशन कर देना है। ये जो फार्मूला मैंने बताया इसको मेंशन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि दो पोलिनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा एक पोलिनोमियल, ये हमारा एक पोलिनोमियल, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया 6x³ माइनस 3x² प्लस 8x माइनस 4। ठीक है, अब ये जो x³ है, जो हमारा x³ है, ठीक है, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू दी पावर 4/4, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, क्योंकि x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है पावर इंक्रीज होता है, x टू दी पावर n+1/n+1।
तो 3 का क्या होगा, 3 + 1 क्या होगा, 4/4। 2 का क्या होगा, 2 + 1 3/3। और x का क्या होगा, x 1 + 1 माने मतलब 2/2। और 4 क्या है हमारा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होगा 4x। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो 6/4 है, 6/4 मतलब कैंसिल करने से 3/2, 3/2। ठीक है, और यहाँ 3 कैंसिल, और 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4x² और -4x। इस तरह से हमारा इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि ये जो नीचे ये e⁻x वाला, इनको अलग अलग कर देना है। एक तो हमारा 3/e⁻3x, 5e⁻5x/3x, और उसके बाद 2e⁻2x/3x, मतलब हर एक फंक्शन को अलग अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। मैंने अलग अलग कर दिया। जो e⁻3x है, इसको अगर हम 3 के साथ ऊपर लेके जाएंगे तो e⁻−3x, e⁻3x और 5x ऊपर जाएगा तो 5x-3x, एक्सपोनेंट लॉ से क्या होगा, 5x-3x, e⁻ क्या बनेगा, 2x बनेगा। और यहाँ बनेगा e⁻3x 2x, तो 2x-3x, 2x-3x क्या बनेगा, -x। तो इसी तरीके से यहाँ क्या बन गया, -x बन गया। ठीक है, अब यहाँ e⁻x का फॉर्मूला करना है। e⁻x का एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, e⁻x ही होता है। लेकिन कोफिशिएंट अगर कुछ होता है, यहाँ m कोफिशिएंट होता है, यहाँ कोफिशिएंट mx डिवाइडेड बाई m, कोफिशिएंट को डिवाइडेड करना है। तो ये जो 3 है, 3 को मैंने लिख दिया, e⁻−3x जो है e⁻−3x लिख दिया, और जो कोफिशिएंट है वो -3, इसको डिवाइडेड बाई करना है। e⁻2x को e⁻2x लिखना है, जो कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाई 2 करना है। और जो e⁻x है वो भी e⁻x ही होगा। जो x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, -1, तो डिवाइडेड बाई -1 कर दिया। अब यहाँ से बस 3 कैंसिल होगा, -e⁻−3x प्लस हाफ सॉरी ये x हो गया, e⁻2x होगा, माइनस प्लस 2e⁻−x। इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा जो है सब्सटीट्यूशन से करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस के अंदर क्या है, cos x है। क्योंकि हमें पता है cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x होता है। तो मैंने क्या किया, इसमें cos x को t एज्यूम किया, और cos x का जो डेरिवेटिव होता है -sin x साथ में dx, और t का डेरिवेटिव 1 t के रेस्पेक्ट में साथ में dt। तो यहाँ से x sin x जो होगा, x sin x क्या होगा, माइनस से डिवाइड करने से -dt। तो मैंने क्या किया, ये जो cos x है, इसको क्या किया, t cos t, और sin x dx, जो sin x dx का वैल्यू क्या बन रहा है, -dt। तो माइनस साइन को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, और यहाँ dt हो गया। अब ये cos x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin x होगा। ठीक है, और माइनस साइन टी, और t का वैल्यू अगेन रिप्लेस करना है। t मतलब क्या था हमारे पास, t मतलब cos x था, और t का वैल्यू cos x लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारा बाई पार्ट्स का है, क्योंकि यहाँ दो टाइप का फंक्शन है, x इज़ द एल्जेब्रिक, इज़ द एक्सपोनेंशियल। मैंने लाइट फार्मूला में क्या बताया था, LIAET। ठीक है, ये जो x जो है हमारा एल्जेब्रिक, और e⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, तो फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक होने से u और v, तो मैंने ये हमारा u इंटीग्रेशन v dx, ये हमारा v dx मतलब इंटीग्रेशन e⁻x dx, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ddx ऑफ u मतलब हमारा x, और इंटीग्रेशन v dx e⁻x होल dx। ठीक है, अच्छा इसमें प्लस से लिखना है, मैंने प्लस से लिखना भूल गया मैं, यहाँ प्लस से होगा। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में प्लस से होता है। अब जब e⁻x का जो इंटीग्रेशन होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ddx ऑफ x का डेरिवेटिव 1, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, ठीक है, और साथ में dx, इसमें प्लस सी होगा। तो यहाँ बन रहा है x e⁻x, यहाँ बन रहा है इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस सी। ठीक है, तो x e⁻x का इंटीग्रेशन अगेन e⁻x प्लस सी। सो दिस इज़ द आंसर। इस तरह से हमारा सोल्यूशन होता है। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस था, इनको मुझे बताना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, और बाकी
एक बार अगर समझ नहीं आया तो और एक बार रिपीट करके देखना थोड़ा, ठीक है। बार बार रिपीट करके देखना अगर कोई भी पोर्शन अगर समझ नहीं आ रहा तो। और ये जो पीडीएफ है वो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के लिए मैथमेटिक्स के लिए, उस ग्रुप में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल।